पॉवर्टी एज ए चैलेंज, गरीबी एक अभिशाप है। किसी का कहना है बेटा गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी गरीबी को कैसे दूर हटा सकते हैं। अगर हमने मेहनत नहीं किया तो फिर हम में और जानवरों में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो अगर हमें जानवरों से आगे बढ़ना है तो हम भी एक बंदर ही थे पहले, हमारे पूर्वज बंदर थे। बंदर ही धीरे धीरे चलना शुरू किए, ज़मीन पे आए, फिर इंसान बने, हाथों को यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। तो धीरे धीरे हम उनसे ज़्यादा हमारा ब्रेन डेवलप करते गया एंड नाउ वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना। अब हमारे नखरे भी बहुत हैं और शौक भी बहुत है, लेकिन अगर एक्चुअल में सोचा जाए तो हम किस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, बंदर वाली प्रजाति से, ठीक है। वी ऑल आर मंकीज। तो पॉवर्टी बेटा इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो बोले गरीबी क्या होता है तो सिर्फ ये नहीं लिख देंगे पुअर, ठीक है। गरीबी का डेफिनेशन भी याद होना चाहिए। पॉवर्टी का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन जो है बेटा अपना मिनिमम बेसिक नेसेसिटी भी नहीं जुटा पाता। आखिर ये होता क्या है मिनिमम बेसिक नेसेसिटी? ये होता है रोटी, कपड़ा और मकान। तुम चाहे कि कितना भी शौक पाल लो, हम कुछ भी कर लें, लेकिन जब शादी का टाइम आएगा तो यही देखा जाता है कि घर कैसा है, जॉब कौन सी है, कमा कितना रहा है और उसके संस्कार कैसे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है बेटा, अगर मैं तुम्हें एक बहुत बैड न्यूज़ देने वाला हूँ। एक कैलकुलेशन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली इंडिया में 5 में से हर एक इंसान गरीब है, ठीक है। एवरी 5th इंडियन जो है वो पुअर है। इंडिया जो है इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? इंडिया में। इसका प्रूफ जो है हमारा पीएम खुद है। कैसे? उन्होंने बोला था 80 करोड़ लोगों को हमने राशन बांटा। तो कहने का मतलब गरीब थे तभी आपने बांटा। तो इसका मतलब 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग गरीब लोग हैं हमारे देश में। ये तो यही दिखाता है अगर आप लॉजिकली सोचो तो, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर गरीबी होगी बेटा तो सोशल एविल्स बढ़ जाएंगी। सोशल एविल्स मतलब होता है सामाजिक कुरीतियाँ। कहने का मतलब छीन झपट बढ़ जाएगा, डाकू लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद चोरी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी शुरू हो जाती हैं अगर आपके पास 2 चीज़ें नहीं हैं, एक अच्छे संस्कार, दूसरा अच्छा एजुकेशन। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए। उसके बाद बेटा नाइजीरिया हमसे भी गरीब है, नाइजीरिया, ठीक है। तो नाइजीरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली पुअर जो है। हमारा तो फिर भी 5th नंबर पे आता है, वहाँ वो सबसे पीछे है नाइजीरिया। अफ्रीका में एक जगह पड़ता है नाइजीरिया, वहाँ बहुत गरीबी है। अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी क्या होता है, इसको मतलब आपको पता होना चाहिए। अर्बन मतलब शहरी गरीबी, और रूरल पॉवर्टी मतलब क्या होता है? गांव की गरीबी, ठीक है। शहर की गरीबी में बेटा तुमने देखा होगा शहर में गरीब लोगों को पुअर, जिसमें रिक्शा पुलर्स, कॉबलर्स जानते हो क्या होता है? मोची, हॉकर्स मतलब रेडी वेडी का काम करने वाले, रैक पिकर्स इसको बोला जाता है, कचड़ा बीनने वाले, डेली वेजेस लेबरर्स। बिग बाज़ार के सामने जाके खड़े हो जाओगे सुबह तो दिखेंगे बहुत सारे मजदूर इकट्ठा होते हैं वहाँ दिहाड़ी पे। दिहाड़ी मतलब उनको पर डे वो जिनके घर में जाके काम करेंगे 300-400 उनको काम करने के बाद उसी दिन पे कर दिया जाता है। तो ये सब हम शहर में देखते हैं। गरीबों में इतने सारे पॉइंट्स बता दिए बेटा, ये सब तुम्हें याद रहने चाहिए। एक हम पढ़ के याद करते हैं और दूसरा क्या होता है सुन के। तीसरा, गांव में अगर देखोगे सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ मिलेंगे बेटा? कैसे? लैंडलेस फार्मर्स, ऐसे किसान जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। दूसरा, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मतलब बंधुआ मजदूर समझ लो, दूसरों के खेतों में खेती करते हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जो बहुत छोटे किसान होते हैं, ये सब रूरल पॉवर्टी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी एज ए, अगर देखा जाए तो सोशल साइंटिस्ट गरीबी को किस तरह से देखते हैं बेटा? पॉवर्टी, वो मानते हैं कि पॉवर्टी जो है वो लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन के बेसिस पे होती है। इनकम मतलब जिनका इनकम ज़्यादा है वो क्या कंसिडर किए जाएंगे? नॉट पुअर्स, और जिनका इनकम कम है वो कंसिडर किए जाएंगे पुअर्स। और कंजम्पशन, कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आपके पास बेसिक फैसिलिटी घर में पलंग है कि नहीं, चेयर है कि नहीं, कूलर है कि नहीं, एसी है कि नहीं, हेल्थ अच्छे हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हो कि नहीं,
उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि नहीं, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर आप लायक हो पीने के या नहीं, मतलब आपको मिल रहा है या नहीं। अगर हमें पीने का पानी साफ मिल रहा है तो भी हम अमीर हैं, और अगर पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है तो भी हम कंसिडर किए जाएंगे गरीब, अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन। पॉवर्टी का कोई एक डेफिनेशन नहीं है, तो इसीलिए इसको डिफाइन करना दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब है। हर कंट्री के लिए वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे गरीबी तय की जाती है, ठीक है। उसके बाद वनरेबिलिटी क्या होती है? वनरेबिलिटी मतलब बेटा कि पॉवर्टी, वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी का एक मेजर है, नापने का एक तरीका है जो कि डिस्क्राइब करता है कि किसी भी कम्युनिटी के पास कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाले टाइम में और गरीब बन जाए, ये जैसा है वैसा ही रहे, उसको बोलते हैं वनरेबिलिटी। तो हम गरीब से गरीब बन सकते हैं और अमीर से अमीर बन सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, हमारे यहाँ 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक पूत, एक कुपूत, एक सुपूत, है ना। कुपूत क्या किसको कहलाते हैं? जितना डैडी का प्रॉपर्टी था उसको भी उसने चौपट कर दिया, इधर उधर शेयर मार्केट में लगा के, वीडियो गेम खेल के, एटसेट्रा। पूत क्या होता है? जितना प्रॉपर्टी था उतना ही है उसके बाद। सुपूत वो होता है जितना उसको विरासत में मिला है उसको वो आगे बढ़ाए, उसको सुपूत कहा जाता है। और ये कोई डिपेंड, ये तो जिन्होंने बनाना था तो ये बना दिया कहावत, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के डेट में लड़कों से ज़्यादा आगे लड़की है कि नहीं। कभी सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो पता लग जाएगा कि किसका सिलेक्शन पहले हो रहा है। हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका लिए एक ही उपाय है, मेहनत ज़्यादा करो, बढ़ा दो। हम लड़कों को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, अगर लड़कियां कम पढ़ेंगी तो भी कल के डेट में उनका मैरिज हो जाएगा और वो आराम से जाएंगी और उनको सेटल लाइफ मिल जाएगा। हस्बैंड डॉक्टर है तो भी चिल, इंजीनियर है तो भी चिल, लेकिन लड़के अगर नहीं करोगे तो ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा कि लड़की इंजीनियर बोल रही अच्छा मुझे ना अनपढ़ गंवा लड़का चाहिए। क्योंकि अगर उस केस में अगर लड़की इंजीनियर है तो लड़का भी इंजीनियर ही ढूंढेगी अपने लिए, या डॉक्टर ढूंढेगी, या तो पायलट ढूंढेगी। तो इसीलिए हम लड़कों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि लड़कियां कम मेहनत करती हैं, लड़कियां बल्कि हमसे ज़्यादा मेहनत करती हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो डिसाइड करते हैं कि मतलब हमारे देश में गरीबी ज़्यादा है कि कम है। कैलोरी रिक्वायरमेंट, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट पर पर्सन जो है, अगर आप 2400 कैलोरी ले रहे हो शहर में तो आप ठीक हो, गरीब नहीं हो। हाँ, लेकिन अगर 2399 अगर कैलोरी ले रहे हो तो आप गरीबी में कंसिडर किए जाओगे, क्योंकि एक लेवल रख दिया फिक्स कि अगर आप 2400 यानी 2400 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो खाने का तो मतलब आप सही हो, संपन्न हो, और कम खा रहे हो तो मतलब आप गरीब हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, कितनी सारी एक्ट्रेस है करोड़पति, वो तो डाइटिंग पे रहती हैं, तो कैलोरीज कम कंज्यूम कर रही है तो गरीब थोड़ी ना होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन ये भी एक डेफिनेशन है। और गांव में बेटा, गांव में 2400 सॉरी, एंड शहर में 2100 कैलोरी। तो शहर में अगर हम 2100 कैलोरी ले रहे हैं तो हम पुअर नहीं हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा भी नीचे कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं तो हम किस में कंसिडर किए जाएंगे? पुअर में, ठीक है, गरीबी। दूसरा तो आपको पता ही है, इनकम अच्छी है, 5-6 फिगर में है तो एंजॉय, और अगर कम है तो यू विल बी कंसिडर एज पुअर। अब उसके बाद बेटा वनरेबल ग्रुप किसको किसको माना गया है, अक्सर पूछ लेते हैं। तो वनरेबल ग्रुप जो है SC ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट को माना गया है। एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो खेत में बंधुआ मजदूरी करते हैं उनको माना गया है। और कैजुअल लेबर्स, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वनरेबल है। वनरेबल मतलब जो गरीब से और गरीब होते जा रहे हैं, उन कैटेगरीज को क्या कहा जाता है सोसाइटी में? वनरेबल, ठीक है, वनरेबल ग्रुप कहा जाता है। जब लॉकडाउन था सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन हुआ था? किसान ही हुए थे, है ना। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी क्या होता है? इंटर स्टेट डिस्पैरिटी मतलब कि जब पुअर पीपल वो सेम नहीं होता बेटा हर स्टेट में, क्योंकि बिहार और उड़ीसा जो है वो बहुत पुअरेस्ट है स्टेट इंडिया में। सबसे ज़्यादा गरीबी जो दिखेगी आपको बिहार में और उड़ीसा में दिखेगी। अमीरी कहाँ दिखेगी? हरियाणा में, पंजाब में, तमिलनाडु में, मुंबई में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश भी गरीब में ही आता है। वेस्टर्न यूपी अमीर आता है। कोलकाता में दोनों तरह के लोग हैं, अमीर भी हैं गरीब भी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कोलकाता, क्योंकि वहाँ गरीब से गरीब इंसान भी आराम से ज़िंदगी जी सकता है। 5 रुपये में खाना मिल जाता है, दाल भात चोखा खाओ और चलिए, है कि नहीं। अच्छा बेटा, पॉवर्टी डिक्लाइन इन स्टेट, ये भी एग्जाम में आता ही आता है इस चैप्टर में से, कि गरीबी जो कम होती जा रही है, पॉवर्टी, जो कि झूठ है एक सरासर, पर बुक में लिखा है जो कम होते जा रही है, उसका कारण की बताओ। तो पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके कारण वहाँ के लोग गरीब से अमीर बने। फॉर एग्जांपल मैं नाम लेता हूँ, गुड़गांव, वो पार्ट ऑफ हरियाणा ही है गुड़गांव। पहले वहाँ खेत होता था, लोग किसानी करते थे। बाद में जब हम मल्टीनेशनल कंपनी आई बेटा, तो उन्होंने क्या किया, ज़मीन खरीद ली किसानों से, 1-1 किला 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ में। फिर इतना सारा पैसा आ गया, फिर वो फॉरेन कनाडा चले गए, आराम से वहाँ सेटल हो गए, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो पर ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सोचो, इस तरह से सभी खेत अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? फिर अपने गमलों में चावल, गेहूँ, टमाटर, मिर्ची सब उगाना पड़ेगा, है ना। फिर पड़ोसी एक दूसरे के साथ कैसे लड़ेंगे? अच्छा तूने मुझे परेशान किया, ले मैं तेरे टमाटर तोड़ देता हूँ। अच्छा मुझे परेशान किया, आज तो मैं दाल ही सब उठा के ले जाऊँगा, आज तो तुझे दाल ही नहीं मिलेगा। फिर लड़ाई दूसरे किस्म की हो जाएगी, है ना। अच्छा केरला, इसमें मोर फोकस किया जाता है बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे, कहने वाला एजुकेशन पे। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में ध्यान कहीं दिया जाता है, अब दिल्ली में भी दिया जाता है, लेकिन इससे पहले जब दिल्ली का नाम नहीं था तो केरल ही कंसिडर किया जाता था, क्योंकि केरल ही वो स्टेट है बेटा जहाँ पे 99% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। कम नहीं होता ये परसेंट, 99% है ना, और 1% वही होंगे जो पता नहीं कौन से होंगे, लेकिन 99% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर आप सब्जी भी लेने जाओगे तो वो लड़का भी बैठा ग्रेजुएट है, मेहनत करता है। दुनिया में अगर मैं मानता हूँ, दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा मेहनती इंसान है, दे आर साउथ इंडियंस। और सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार अगर कोई है इस दुनिया में, तो दे आर साउथ इंडियंस। ठीक है, इंडिया में बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में तो जापान। ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान दिया गया बेटा? लोगों का स्तर, जीवन जीने का स्तर सुधारने के लिए लैंड में रिफॉर्म्स किया गया। कि ज़मींदार का टाइम था ना, तो किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, इंडिगो की खेती कराई जाती थी। लेकिन जब ये आए तो वेस्ट बंगाल में जब हमारी सरकार बनी तो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम हुआ। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। बहुत सारे अन्य योजना भी चली कि 1 रुपये में राशन दिया जाता है गरीबों को, उसके बाद 5 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाता है। चंडीगढ़ में भी है, अगर किसी के जेब में 12 रुपये है, अब मैंने बहुत सालों से मैं गया नहीं सेक्टर 17 चंडीगढ़, लेकिन अगर तुम्हें किसी को मौका मिला घूमने का तो सेक्टर 17 जा सकते हो। और बीच में वहाँ पे एक है हरियाणा कैंटीन। तो जब बाकी सब जगह 10 रुपये 20 रुपये का समोसा आता था, तो 2 रुपये का समोसा, जो थाली का प्लेट 15 रुपये था उस समय, 12 रुपये था, है ना। 5 रोटियाँ, सब्जी, दाल, चावल, अब शायद 15 रुपये हो गया होगा। हरियाणा कैंटीन, वो भी सरकारी कैंटीन है। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है कि गरीबी लाइन पीरियोडिकली कम हुई या ज़्यादा हुई। तो ग्लोबली जो है पॉवर्टी सिनेरियो के बारे में बात करें, जो अभी हमने शहर और गांव के बारे में बात किया था, उसी तरह से वर्ल्ड बैंक ने भी एक डेफिनेशन पॉवर्टी का सेट किया हुआ है। उनके अकॉर्डिंगली, यानी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली, अगर एक पर्सन, उसकी सैलरी $1.90 US पर डे नहीं है, मतलब वो गरीब है, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो अमीर है। एक मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट 2013 में 10.7% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 1.9 US पे जी रही थी, मतलब गरीब थी। ये 2013 का डेटा है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG क्या होता है? ये भी एग्जाम में आएगा ही आएगा इस चैप्टर में से बेटा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आएगा ही आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब है, यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि पूरी दुनिया से गरीबी 2030 तक हम खत्म कर देंगे। ठीक है, 2030 तक। तो कारण क्या है गरीबी के? कॉजेस, इतने सारे पॉइंट्स हैं, 5 तो कम से कम तुम्हें याद
होना ही चाहिए क्लास 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से। इतने छोटे छोटे से हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ सबको पता ही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो पॉपुलेशन की तो पॉवर्टी भी बढ़ेगी। और पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश इरा, हमारे देश में जितने भी कानून हैं ज़्यादातर अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं। नेक्स्ट, लो इनकम ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिपेंडेंस अप टू 80s में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उतना हुआ नहीं बेटा। उसके बाद लिमिटेड सक्सेस, ग्रीन रेवोल्यूशन को उतना सक्सेस नहीं मिला, सिर्फ 1960 में मिला था। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास लैंड ज़्यादा है, किसी के पास कम है। उसके बाद सोशियो कल्चरल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। ये सोशियो कल्चरल फैक्टर क्या होते हैं बेटा? तेरे घर क्या बना है? पूरी बना है। और उसके घर क्या बना है? अच्छा पुलाव बना है। उसके घर मतलब देखा देखी इसे कहते हैं। मतलब हम अपने को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को छोटा दिखाते हैं। इस फैक्टर को क्या बोला जाता है? सोशियो कल्चरल फैक्टर। ये हम में नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर एजुकेटेड लोग। एजुकेटेड लोग हमेशा उनकी रेस खुद के साथ होती है। अच्छा मेरे अंदर ये कमी है, मुझे अपनी इस कमी को ठीक करना है, ठीक है मैं कर लूँगा, है ना, आई विल गिव माई 100%। इस कमी को ठीक करना मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, मुझे परेशानी आ रही है ना, मैं देख लूँगा, ठीक है। ये नहीं कर सकता, अरे मेरे यहाँ 2 रोटी बनी है, उसके यहाँ पूछ रहा था तेरे यहाँ कितनी रोटी बनी है? 5 बनी है। ओहो मेरी तो अभी भी कम है, तेरे घर से कितनी बड़ी? एक है, मेरे यहाँ तो 2 रोटी बनी है। तो मैंने अब बोल के अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज इन्हीं फैक्टर्स को क्या कहा जाता है? सोशियो कल्चरल फैक्टर। अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना, लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, टीचर को पता लगेगा बच्चा पढ़ा लिखा है। सोशियो कल्चरल फैक्टर, रट्टा मार लेना। सोशियो मतलब पता ही सामाजिक, कल्चर मतलब पता ही है सांस्कृतिक। संस्कृति याद रखना, जब दुर्गा पूजा आता है तो हम लोग संस्कृति वाले कपड़े पहनते हैं, है ना, घाघरा, धोती, कुर्ता, चोली, साड़ी, ये सब कल्चरल चीज़ें हैं। सोशियो मतलब क्या हो गया? हम समाज में रह रहे हैं, सोशल। तो दोनों चीज़ें याद रखोगे तो सोशियो कल्चरल फैक्टर। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ये भी पेपर में आता ही आता है बेटा, कि वो 2 कौन से तरीके हैं जो गवर्नमेंट ने अपनाया ताकि हमारे देश से गरीबी को कम किया जा सके। तो एक स्ट्रॉन्ग लिंक है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी में। अगर किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास अगर होगा तो वहाँ के लोग गरीब से अमीर बनेंगे। और दूसरा, महात्मा गांधी, ये क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसी जो 2005 में शुरू हुआ था, इसी को हटा के इसका नाम रख दिया गया है अब नरेगा, कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या होती है? सरकार 100 दिन के लिए बेटा गारंटी देती है काम के लिए, और काम के अवज़ में या तो खाना और पैसा। जो मजदूर लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कहीं रोड रूट चल रहा है तो 100 डेज़ के लिए उनको जॉब देते हैं। हाँ, जिनके पास जॉब होगा वो क्यों खड्डा खोदने जाएगा बेटा, है कि नहीं? तो बिल्कुल सही कहना है, लेकिन बहुत ही गलत बात है कि सिर्फ गरीब ही लोग नहीं, जब बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जो थे, जब लॉकडाउन हुआ था बहुत ज़्यादा बेरोज़गार, मतलब चारों तरफ सब कुछ बंद था सब कुछ, तो वो लोग भी जाके वहाँ पे मजदूरी किए, वो लोग, है ना, इसमें नाम लिखवाया अपना मजदूर वाले लिस्ट में कि उनको फ्री राशन मिले, ताकि घर में राशन आए, ताकि पेट भर सके किसी का। उसके बाद बेटा एक और योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और कौन सा है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और कौन सा है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और कौन सा है? अंत्योदय अन्न योजना। ये अंत्योदय अन्न योजना क्या है? सब में 1 रुपये में सभी को भरपेट खाना खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ने शुरू किया ताकि गरीबी को कम किया जा सके, या गरीब लोग मर ना जाए भूख से। इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी का रिडक्शन, दोनों का आपस में इंटरकनेक्शन कैसे समझ में आ गया? अगर आपका अच्छा जॉब होगा, वेल पेड जॉब्स होगा, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, और जिसकी वजह से आप गरीब नहीं रहोगे। उसके बाद रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या होता है बेटा? ग्रोथ इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू या टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो गवर्नमेंट यूज़ करती है इस इंक्रीज रेवेन्यू को इन रनिंग, जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम चला रही है गवर्नमेंट, उसको चलाने के लिए वो पैसे को यूज़ करती है, जो वो हमसे टैक्स के रूप में लेती है। तो जैसे यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
पीडीएस, ये पहले होता था, भिलाना में भी देखा होगा, राशन जब बांटा जाता था, जिनके पास बीपीएल कार्ड होता था तो गेहूँ चावल की लाइनें लगी होती थी। वो बात अलग है कि जिनके पास पैसा होता था वो भी वो कार्ड बना लेते थे और गरीबों का हक मारते थे, है ना। तो उसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। चावल और पहले चावल दिया जाता था, उसमें गेहूँ दिया जाता था बेटा, और चीनी दिया जाता था, और थोड़ा पुराने चले जाओगे तो कैरोसिन भी दिया जाता था, 1-1 लीटर 5-5 लीटर। धीरे धीरे बंद करते गए। आज की डेट में गवर्नमेंट क्या करती है, जिनके पास कार्ड है उनको बस अकाउंट में 2000 रुपये डाल देती है कि भाई चाहे खाओ चाहे गवाओ, ठीक है, इट्स इन योर हैंड। महात्मा गांधी बेटा नेशनल रूरल गारंटी एक्ट समझ में आ गया बेटा, जो अभी समझाया था, 100 डेज़ के लिए देती है, साल में 100 डेज़ के लिए सरकार पालती है, मतलब जहाँ जहाँ अपने रोड या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वहाँ पे जॉब देती है उन लोगों को, वो वहाँ जाके काम करते हैं, उनके एवज़ में उनको पैसे मिलता है। उसके बाद बेटा प्रधानमंत्री रोज़गार योजना शुरू हुई थी 1993 में। इसका एम था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको प्रोवाइड किया जा सके, गांव में भी और शहर में भी, और हेल्प करे स्मॉल बिजनेस या इंडस्ट्री सेटअप करने में, ठीक है। तो चेंजेस जो है आगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेटा यूनाइटेड नेशंस ने बेटा एंड हुआ 2030 तक, जो ये भी बता दिया है 2030 तक यूनाइटेड नेशन ने टारगेट रखा है कि सब गरीबी हटा देंगे 2030। सब गप है, कुछ नहीं होगा। इतना तो मोदी ने भी एक वादा किया था कि 2022 तक सबको एक घर मिल जाएगा, अपना घर। मिला किसी को? नहीं मिला। चलो आगे चले। 22 चल रहा है बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनधन योजना, इसका नाम तो सुना ही होगा बेटा। जनधन योजना भी सरकार ने शुरू किया था, आधार और मोबाइल से उसको लिंक करके, कि जो मदद करना चाहती है सरकार वही पीडीएस को बंद करके उनके अकाउंट में हम सीधे पैसा देंगे, ठीक है। तो 2-2000 जो बताया था कि अब जो है पीडीएस वाला सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बंद हो गया, चावल आटा गेहूँ देने का। अब उसकी जगह क्या करती है सरकार, 2-2000 रुपये डाल देती है। तो अकाउंट खुलवाया था सरकार ने और बोला, और अब ऐसा हो गया है कि पहले तो फ्री में खोल दिया सबका, और अगर अब तुमने अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखा तो उसका चार्जेस भी काटेगी वो। एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है बेटा, इसको माना जाता है कि बहुत सारे स्टेट जो है वो सब्सिडीज़ देते हैं पॉवर्टी एलिवेशन इकोनॉमिक सर्वे के लिए। जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, तो जब लॉकडाउन हुआ था तो उन्होंने अपने नागरिकों को जेब में यानी अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाला था, $10,000 to $20,000, ताकि वो भूखे ना मरे, अपना गुजारा करते रहे। ऐसा चीज़ हमारे देश में भी होना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यही है इस चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। वो प्लान, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अंत्योदय योजना, उसके बाद नरेगा, और ये उसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नीचे दिए हुए हैं। इसको ज़रूर कर लेना, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। चाहे तो रीड करके आना चाहिए तुम्हें, चाहे नहीं हो रहा पढ़ के तो लिख के आना चाहिए, कि तुम्हारे हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी जंग है, तो इसे तुम्हें ही देखना है। समझ में आई बात? मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ किस तरह के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। नीचे सारा दिया हुआ है लिस्ट में बेटा, तो उसको ज़रूर पढ़ लेना है। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आस्क मी एनी टाइम, आते ही, ठीक है। लेकिन जो पढ़ के आएगा वही पूछेगा, दूसरों का देखा देखी बिल्कुल भी वो नहीं करना है, ठीक है।